डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल बेटा देख लिया था डिफरेंट शेप की जो बॉडी होती हैं। ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट शेप की बॉडी है, डिफरेंट एक्सेस के अलांग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने जो हमारे यहाँ अपना है वो सारी चीज़ें डिस्कस कर ली गई थी। ठीक, आज आपको बोला था बेटा आगे चीज़ें इसमें जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वो डिस्कस करने के लिए। तो नेक्स्ट हम लोग पॉइंट लेते हैं बेटा, टॉपिक लेते हैं टार्क। ठीक है, क्या पढ़ते हैं बेटा हम लोग? टार्क पढ़ते हैं। जैसे हम लोगों ने फोर्स पढ़ा था ना, तो आज टॉपिक जो हम थोड़ा सा पहला डिस्कस करेंगे वो आपका होगा टार्क। इसी को कपल ऑफ फोर्स भी कह लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे टर्म क्या दे रहे हैं बेटा? टार्क कह रहे हैं। ठीक, देखो टार्क की कंडीशन में क्या होता है। ठीक, टार्क की कंडीशन में क्या होता है, जैसे हमें किसी बॉडी को अगर ट्रांसलेशनल मोशन कराना होता था, कैसा मोशन बेटा? ट्रांसलेशनल मोशन कराना होता था, मतलब किसी स्ट्रेट पाथ पे अगर उसको मूव कराना है तो उस केस में हमें रिक्वायरमेंट होता था किसका? फोर्स का। सेम उसी पैटर्न पे, ठीक है, उसी पैटर्न पे हम लोगों को रिक्वायरमेंट होता है टार्क का। किसकी रिक्वायरमेंट होती है आपको? टार्क की रिक्वायरमेंट होती है। अब टार्क में देखिए क्या कंडीशन बनेगी। जैसे टार्क जो फोर्स किसी स्ट्रेट पाथ पे किसी ट्रांसलेशनल मोशन हमें कराना बॉडी में, तो फोर्स लगा के हम पुश करते थे या पुल करते थे, जो भी कंडीशन है। हम इसी तरह से किसी बॉडी को अगर किसी एक्सेस के अलावा रोटेट करना है आपको, किसी भी बॉडी को किसी पर्टिकुलर एक्सेस के अलावा अगर आपको रोटेट करना है, तो वहां पे हमें रिक्वायरमेंट होता है बेटा टार्क का। दैट मीन्स कह लो कि आपको किसी स्ट्रेट पाथ में किसी ट्रांसलेशनल मोशन के लिए जो काम करता है आपका फोर्स, वही काम करता है रोटेशनल मोशन में आपका टार्क। ठीक है, और टार्क जो होता है ये होता है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फोर्स। जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं बेटा आर क्रॉस एफ लिखते हैं, एफ क्रॉस आर नहीं लिखते हैं। एफ क्रॉस आर से मैग्नीट्यूड तो मिल जाता है बट आपका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे जो टार्क होता है बेटा, टाउ की जो वैल्यू हमारी होती है, टाउ इक्वल टू हम लोग लिखते हैं बेटा आर क्रॉस एफ। टाउ जो हम लोग लिखेंगे ना, टाउ की जो वैल्यू आपकी होगी, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, टाउ इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। दिस इज नोन एज टार्क। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? टार्क कहते हैं। तो टार्क होता है फोर्स, ठीक, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, ये कंडीशन या जब वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो फिलहाल हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स लिखते हैं, क्योंकि अगर आर क्रॉस एफ की बजाय आप एफ क्रॉस आर लिख देंगे तो वैल्यू तो सेम मिलेगा बट डायरेक्शन आपका रिवर्स हो जाता है। इसलिए हम लोग वेक्टर फॉर्म में जब करते हैं तो आर क्रॉस एफ लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपकी होती हैं, इसी को टार्क कहते हैं। मतलब ठीक है, द फैक्टर्स विच tends to rotate any body about its axis are known as क्या? टॉर्क। मतलब ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से कोई बॉडी अपने एक्सिस करस्पॉन्डिंग या किसी एक्सिस करस्पॉन्डिंग रोटेट करती है या रोटेशन की उसकी टेंडेंसी होती है, उसी को आप नाम देते हैं क्या? टार्क कह लेते हैं बेटा। उसी को हम लोग नाम क्या देते हैं? टार्क कह लेते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन आपका हो गया टार्क का। क्या होगा, कैसे होगा, यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट केस आप कर लेते हैं, जब टार्क हो गया, अब बेटा आर क्रॉस एफ फोर्स और क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट है। तो इस केस में अगर आप यूनिट की बात करेंगे, यूनिट की बात करेंगे, जैसे हम लोग लिखते थे वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू एफ, डब्ल्यू की वैल्यू कहते थे एफ इंटू एस या एफ इंटू आर, जो भी कह लीजिए, एफ इंटू एस वहां पे लेते थे फिलहाल। ठीक है, और जब आपका वेक्टर फॉर्म में लेते थे या तो उसको जब आपका एंगुलर कंडीशन में लेते थे एफ एस कॉस थीटा लिख लेते थे, अगर थीटा एंगल उनके बीच में लाई करता था। तो यहाँ पे जब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, उसी तरह से यहाँ पे जब हम लोग इसका मीटर हो गया, इसका न्यूटन हो गया, तो यूनिट फिलहाल हम लोग वही लिखेंगे बेटा, न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। तो अगर यूनिट की बात आप करते हैं, यूनिट यहाँ भी हमारा न्यूटन इंटू क्या हो गया आपका? मीटर ही हुआ। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर या केजी मीटर स्क्वायर इंटू क्या? सेकेंड के पावर -2। तो उस टाइम में हम जो वहां पे रिप्रेजेंटेशन करते थे वैसे आपका यहाँ पे भी हो जाएगा बेटा। जब डायमेंशन लिखेंगे तो जो हम लोग डायमेंशन वहां पे लेते थे वर्क का, जो डायमेंशन हमारा क्या होता था? वर्क का होता था, वही डायमेंशन आपका टार्क का भी होगा। ठीक है, बट वर्क हम लोग लेते थे स्केलर क्वांटिटी है, टार्क आपकी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे डायमेंशन की जब बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? डायमेंशन की जब बात करेंगे तो ये होता है आपका क्या? डायमेंशन होगा ml स्क्वायर टी के पावर -2। ml स्क्वायर टी के पावर क्या होता है? -2। इसे हम लोग कह लेते हैं क्या? इसका डायमेंशन फार्मूला आपका हो गया ml स्क्वायर टी के पावर -2, यूनिट हो गया न्यूटन इंटू मीटर। यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यहाँ से क्या करेंगे आप? रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्या होता है कैसे होता है उसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है बेटा। ठीक, नेक्स्ट केस हम लोग कह रहे हैं बेटा, अब देखो अगर किसी भी बॉडी पे मल्टीपल फोर्सेज लग रहा है, कोई भी बॉडी है उस पर मल्टीपल फोर्स लग रहा है और उसकी वजह से बॉडी में क्या हो रही है आपकी? ठीक है, मोशन हो रहा है, यानी रोटेशन आपका हो रहा है, बॉडी रोटेट हो रही है। बॉडी क्या हो रही है आपकी? रोटेट हो रही है। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा नेट आपका जो टार्क होगा, ठीक है, तो वो उन फोर्सेस का नेट क्या? जो फोर्स है इनटू डिस्टेंस। अगर अलग अलग पोजीशन पे आप लग रहा है, मान लो टार्क ही हमारी अलग अलग हम अप्लाई कर रहे हैं,
अलग अलग हम अप्लाई कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक्चुअल जो वैल्यू हमारी आएगी, ठीक है, उन सभी के वेक्टर सम के बराबर हो जाएगा। मान लो आपने डिफरेंट, ठीक है, फोर्सेस डिफरेंट एक्सेस पे आप अप्लाई कर रहे हो किसी बॉडी पे, और उसका रिजल्टेंट आपको निकालना है कितना टार्क रिजल्टेंट डेवलप होगा। तो जो रिजल्टेंट टार्क डेवलप होगा वो बेटा इंडिविजुअल टार्क के वेक्टर सम के बराबर होता है। रिजल्टेंट टार्क की जो वैल्यू हमारी होगी बेटा वो क्या इंडिविजुअल जो हमारे टार्क अप्लाई कर रहे हैं उनके वेक्टर सम के आपका बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन आप दिखा देते हैं, इफ ए बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय क्या, मोर देन वन फोर्स, अगर एक से ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है, द टोटल टार्क, ठीक है, इज द वेक्टर सम ऑफ क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल टार्क डेवलप ऑन इट। ठीक है, तो इंडिविजुअल जो टार्क उस पर डेवलप होंगे फोर्सेस की वजह से, उनके वेक्टर सम के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो बोला क्या जाता है, if more than one force, if more than one force acting, if more than one force acting on the, किस पे, अगर एक से ज्यादा फोर्स एक्ट हो रहा है, if more than one force acting on the body, अगर बॉडी पे एक से ज्यादा फोर्स हमारा एक्ट हो रहा है, then रिजल्टेंट, ठीक है, कौन सा बेटा, रिजल्टेंट टार्क इज द, क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ, वेक्टर सम ऑफ, ठीक, इंडिविजुअल टार्क ऑन इट, इंडिविजुअल है बेटा, इंडिविजुअल टास्क ऑन इट, जो इंडिविजुअल टास्क है उस पर डेवलप होंगे उनके सम के क्या हो जाता है बेटा, बराबर हो जाता है। ठीक है, तो जैसे हमने मान लिया क्या, एक की वजह से F1 फोर्स, F2 फोर्स, F3 फोर्स, डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई किए गए, उसकी वजह से जो टास्क उस पर डेवलप हो रहा है, टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 टाउ 4 एंड सो ऑन है। ठीक है, तो उस केस में रिजल्टेंट जो टास्क की हमें वैल्यू मिलेगी, जो रिजल्टेंट टास्क की वैल्यू मिलेगी बेटा, सभी के वेक्टर सम के क्या होगा, बराबर होगा। तो रिजल्टेंट टास्क की जो वैल्यू होती है, टाउ की जो वैल्यू मिलेगी, ये आएगा टाउ 1 प्लस कितना, टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट 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 टाउ n। लेकिन हम ध्यान रखना ये है बेटा, एल्जेब्रिक सम नहीं करेंगे, ध्यान ये रखना होगा कि आपको एल्जेब्रिक सम नहीं करना है। एल्जेब्रिक सम का मतलब सीधा सीधा जोड़ देना, जैसे वाकडन होता था वहां हम एल्जेब्रिक सम लेते थे, बट यहाँ पे जो आपका होगा वो इंडिविजुअल जो टारगेट उस पर अप्लाई होंगे उस बॉडी पे। ठीक है, जैसे मान लो कोई बॉडी को आप धक्का दे रहे हो, आपने या और 2-4 लोग मिलके दे रहे हैं, तो जब डिफरेंट अप्लाई फोर्स अप्लाई किए जाएंगे तो उस केस में जो रिजल्टेंट आपका क्या आएगा, ठीक है, टाक आएगा, वो इंडिविजुअल जो बॉडी उस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उनके वेक्टर सम पे क्या होगा, आपका इक्वल होता है। ठीक, तो उस कंडीशन में आपका टोटल जो टास्क नेट डेवलप होगा तो इंडिविजुअल टास्क जो होंगे उनके वेक्टर सम के हम बराबर कर लेंगे। अगर सारे आपके टास्क जो डेवलप हो रहे हैं बेटा वो सेम डायरेक्शन में है, अगर सेम डायरेक्शन में सारे टास्क आपके अप्लाई हो रहे हैं तो उसके डायरेक्टली आप सम कर लीजिएगा। अगर उसमें किसी एंगल पे है तो आप जो भी कंडीशन दी जा रही है जितने एंगल पे, वहां पे उसका वेक्टर सम कर लीजिएगा। कुछ अगर अपोजिट, जैसे मान लो आप इधर की तरफ धक्का दे रहे हो, दूसरा पर्सन उधर से अपोजिट डायरेक्शन में आपका धक्का उससे दे रहा है, यानी पुश कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, वहां पे अगर ये बॉडी रोटेट हुई, मान लो हमने यहाँ से अप्लाई, कोई इधर से अप्लाई किया, तो जिस नेट रोटेशन जो हो रहा है, ठीक है, वो अगर अपोजिट डायरेक्शन में दो टास्क डेवलप कर रहे हैं बेटा, तो दोनों के डिफरेंस से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपका होता है, इसके बेस पे हम लोग रिजल्टेंट फाइंड करते हैं कि रिजल्टेंट टास्क की वैल्यू कितनी होगी। अगर रिजल्टेंट टास्क की वैल्यू बेटा 0 हो गई, अगर रिजल्टेंट टास्क किसी बॉडी में लगने वाला, मान लो मल्टीपल हमने फोर्स अप्लाई किया और रिजल्टेंट टास्क की वैल्यू 0 हो गई, तो इसका मतलब बॉडी में रोटेशन आपका नहीं होगा। उस कंडीशन में बॉडी आपकी डज नॉट रोटेट, मतलब बॉडी का रोटेशन आपका 0 हो जाएगा, बॉडी अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट नहीं करती है। तो पॉइंट बनता है, इफ रिजल्टेंट टास्क ऑन द बॉडी विल बी 0, देन बॉडी डज नॉट क्या, रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, तो उस कंडीशन में बॉडी आपका रोटेट नहीं होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी होती है, वो रोटेशनल इक्विलिब्रिया की कंडीशन कहलाएगी। तो पॉइंट हम बना देते बेटा, इफ रिजल्टेंट टार्क ऑन बॉडी विल बी 0। अगर बॉडी पे रिजल्टेंट टार्क की वैल्यू 0 है, यानी टाउ की जो वैल्यू है, टाउ नेट टार्क की जो वैल्यू है वो कितनी आपकी हो रही है,
नेट टार्क की वैल्यू अगर आपको 0 मिल रही है, नेट टार्क की जो वैल्यू है वो क्या मिल रही है आपको 0 मिल रही है, रिजल्टेंट टार्क की वैल्यू बेटा अगर आपको 0 मिल रही है, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, अगर ये नेट टार्क की वैल्यू आपको 0 मिलती है, ठीक, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि वो रोटेट नहीं होगा, और जब रोटेट नहीं होगा तो उसे हम लोग कहते हैं दैट इज बॉडी इज अंडर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था इक्विलिब्रिया, इक्विलिब्रिया का मतलब होता था किसी बॉडी पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू 0 हो। जब किसी बॉडी पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स आपका 0 होता है, ठीक है, किसी बॉडी पे लगने वाला क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आपकी 0 होती है, तो उस केस में हम लोग बॉडी को क्या कहते हैं, कैसी होगी बॉडी, वो हम लोग कहते थे इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है, वो फिजिकल इक्विलिब्रियम, फोर्स इक्विलिब्रियम आप कह सकते हो, ठीक है, फिर पर्टिकुलर हम तो सिंपली कह लेते हैं इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर कोई बॉडी है उसमें नेट टार्क की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे हम लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे मान लो गाड़ी है आपकी खड़ी है, आगे से दो लोग धक्का दे रहे हैं बैक साइड में, पीछे से दो लोग धक्का दे रहे हैं उससे फ्रंट ओर, ठीक, अब आगे वाले रोकना चाह रहे हैं, पीछे वाले उसे पुश करना चाह रहे हैं, कंडीशन का दोनों तरफ से नेट आपका टार्क की वैल्यू उस पे व्हील्स पे लगने वाला क्या हो गया, या कार पे लगने वाला कैसा हो गया, ठीक है, 0 हो गया, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कि जो आपका कार है दैट मीन्स उस कंडीशन में क्या हो गया, वो किसमें, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि कार आप पे व्हील पे रोटेट करके जाती है, ठीक है, उसको आप व्हील पे क्या करें, रोटेट करें, ब्रेक मार के उसको धक्का नहीं दे रहे हैं कि वो स्लाइड करके जा रहा है, रोटेशनल की कंडीशन में है, ठीक है। ऐसे ही कोई बॉडी आप ले लेते हैं जहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है, और रोटेशन वही पॉसिबल होगा बेटा, या तो वो सर्कुलर हो, चाहे डिस्क हो, चाहे रिंग हो, या तो आपका सिलेंड्रिकल हो, ठीक है, हालो हो, चाहे सॉलिड हो, या तो फिर स्फेरिकल हो। तो रोटेशन हमारा जो पॉसिबल होता है स्पेसिफिक शेप ऑफ बॉडी में ही होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपने दिखा दिया। तो इफ रिजल्टेंट टॉर्क ऑन बॉडी विल बी 0 देन बॉडी इज अंडर किसमें, किसमें हो जाएगा बेटा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, अंडर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब थोड़ा सा एक चीज आपको एक बार क्वेश्चन इस पे पुटअप किया गया है, उसको देख लीजिए। कहा जाएगा कोई भी बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, इफ ए बॉडी इज अंडर रोटेशनल इक्विलिब्रियम देन नेट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी 0। तो ये कंडीशन होता है बेटा, अगर वो रोटेशनल में है ना, नेट फोर्स की वैल्यू मे बी 0 मे नॉट बी 0। रिजल्टेंट फोर्स अलग फैक्टर है बेटा, रिजल्टेंट टार्क अलग फैक्टर है, क्योंकि टार्क इज द प्रोडक्ट ऑफ क्या, फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो उसका प्रोडक्ट हमारा टार्क होगा ना। जैसे हम लोग जो बच्चों का होता है शीशा, मतलब झूला झूलने वाला होता है पार्क या स्कूलों में छोटे बच्चों के लिए, एक बच्चा इधर बैठता है दूसरा बच्चा उधर बैठता है, उस केस में देखो होता क्या है कि वहां पे इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, दोनों बच्चे जो है अगर सेम वेट वाले हैं तो इंड टू इंड बैठते हैं, मतलब एक उस इंड पे दूसरा उस इंड पे। लेकिन बेटा एक मोटा हो दूसरा पतला हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर दोनों इंड टू इंड बैठ जाएंगे ना, शीशा का मतलब समझते हैं ना, वो एक पटरे लगे होते हैं, एक साइड से बीच से आपके पास क्या सपोर्ट होता है जिसके अलग अप एंड डाउन ऐसे मूवमेंट होता है, यानी कि झूला झूलते बच्चे। तो उस कंडीशन में अगर दोनों के दोनों साइड से मास आपका डिफरेंट डिफरेंट है, दोनों साइड से मास की वैल्यू अगर आपकी कैसी है, डिफरेंट डिफरेंट है बेटा, तो उस कंडीशन में क्या आपका होगा कि जो अगर दोनों इंड टू इंड फिर भी बैठ जाए, जैसे वहां पे जो सेंटर से दोनों साइड का जो डिस्टेंस होता है बेटा, उसमें जो लगा होता है प्लेटफॉर्म, उसका जो डिस्टेंस होता है दोनों साइड का सेम रखा जाता है। तो अगर दोनों बच्चे सेम वेट के हैं, सेम मास के हैं, तब तो इंड टू इंड बैठे चाहे जहां बैठे वो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहती है, आप झूलते हैं, एक ऊपर जाता है दूसरा नीचे आता है, फिर ऊपर फिर नीचे, इस तरह से सेम होता है मूवमेंट। लेकिन अगर वहां पे कंडीशन क्या ले लिया जाए, एक वाला मोटा हो और दूसरा वाला पतला हो, या एक वाला बड़ा हो दूसरा वाला छोटा हो, उस केस में क्या होगा बेटा, अगर वो दोनों इंड टू इंड बैठ गए, एकदम किनारे पे बैठ जाएंगे, तो मोटा वाला हमेशा नीचे रहेगा ना, पतला वाला हमेशा कहाँ रहेगा, ऊपर, या कह लो बड़ा वाला हमेशा नीचे रहेगा, छोटा वाला हमेशा ऊपर लटका रहेगा, वो आपका प्रॉपरली झूल नहीं पाते हैं। ऐसे केस के लिए, ऐसे केस के लिए क्या करता है, जो बड़ा वाला होता है वो सेंटर की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। अब छोटा वाला जहां तक इंड है वहीं तक जा सकता है, उससे दूर तो जा नहीं सकता है, वो तो लिमिट हो गया उसका। लेकिन बड़ा वाला क्या होता है, टूवर्ड्स सेंटर, बीच की तरफ आ जाता है, ठीक है। बड़ा वाला क्या होता है, सेंटर की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। जब सेंटर की तरफ शिफ्ट होगा बेटा, ठीक है, जब सेंटर की तरफ क्या होता है आपका शिफ्ट होता है, तो उस कंडीशन में आप क्या बोलोगे, जब वो सेंटर की तरफ शिफ्ट होगा तो उस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे कि वो सेंटर से डिस्टेंस घटा, वेट तो उसका ज्यादा है, लेकिन एफ इंटू आर यानी आर इंटू एफ का जो प्रोडक्ट हुआ वो सेम इधर का हो गया, उतना ही इधर, तब दोनों इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम होने के लिए बेटा ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों साइड से अप्लाई होने वाला फोर्स बराबर हो तभी आपका इक्विलिब्रियम होगा। तो बोला जाता है फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम फोर्स
अगर दो बॉडी के दो फोर्सेस के लिए हम इक्विलिब्रिया की बात करते हैं किसी बॉडी पे, तो फोर्स की वैल्यू ऑलवेज क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, या मे बी इक्वल, मे नॉट बी इक्वल। तो उस कंडीशन में दोनों पॉसिबिलिटी होती है बेटा, फोर्स की वैल्यू इक्वल हो भी सकती है, इक्वल नहीं भी हो सकती है। अगर जो रोटेशनल एक्सिस है उनसे डिस्टेंसेस दोनों के साइड से सेम सेम लिया है, तो उस कंडीशन में हमें क्या रखना पड़ेगा, ठीक है, तब जो आप अप्लाई करोगे उस केस में जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो इक्वल इक्वल होगा। लेकिन अगर आपका दोनों जो एक्सिस है, रोटेशनल एक्सिस है, वहां से डिस्टेंसेस अगर बेटा बराबर नहीं है, रोटेशनल एक्सिस से अगर डिस्टेंसेस बराबर नहीं है, उस कंडीशन में अगर आप इक्विलिब्रिया की बात करोगे, इक्विलिब्रिया को हम डिस्कस करेंगे, उस केस में अगर आप इक्विलिब्रिया की बात करेंगे, इक्विलिब्रिया को आप डिस्कस करेंगे, तो वहां पे फोर्सेस की वैल्यू अनइक्वल हो जाएगी। तो पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। फॉर किसके लिए, रोटेशनल इक्विलिब्रिया, ठीक है, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रिया फोर्स अप्लाइड ऑन इट मे आर मे नॉट बी इक्वल, सेम भी हो सकता है, सेम नहीं हो सकता है। तो पॉइंट याद रखें, क्वेश्चन इस पे बेटा पुट अप किया गया आपके कंपटीशन में, ठीक है। चलिए, तो ये तो केस आपका हो गया बेटा, क्या होता है कैसे होता है यहाँ से हम लोग दिखा देते हैं, ठीक है। और चूंकि टाक की वैल्यू टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ है, और इसी को अगर एंगल की वैल्यू हम लोग थीटा ले लेते तो आर एफ साइन थीटा हो जाएगा बेटा, चूंकि वेक्टर प्रोडक्ट है, तो इसी की वैल्यू अगर हम लिखना चाहते हैं थीटा के टर्म में, तो यही वैल्यू लिख लेते हैं बेटा आर एफ साइन थीटा। अब जब मैग्नीट्यूड में ले लिया आपने, एक यूनिट वेक्टर लगा देते हैं यहाँ पे इसके साथ में, ठीक है। तो उस केस में जब मैग्नीट्यूड में ले लिया बेटा, तो चाहे आर को पहले लिखो चाहे एफ को पहले लिखो, तब वो नहीं है। बट अगर आपने क्या वेक्टर फॉर्म में लिखा है, तो आर मस्ट बी, ठीक है, पहले क्या बिफोर प्लेस करते हैं, आफ्टर क्या, किसके, फोर्स बाद में, और क्या जो क्या होता है पोजीशन वेक्टर होता है उससे हम पहले लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ चीजें आपकी हो गई, क्या होंगी कैसे होंगी बेटा, यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, कैसे होगा, कितना टाक लगेगा, कितना फोर्स रहेगा, उसके बेस पे आप यहाँ से दिखा देते हैं, हो जाएगा बेटा। सेम थिंग आपको इसी में थोड़ा बेसिक हल्का सा वो होता है, एक आता है बेटा कपुल, जैसे हमने कहा टाक के लिए आपने फोर्स, जैसे मान लो ये है, सपोज दैट ये बॉडी थी, ठीक है, हमने यहाँ पे एक्सेस ले लिया, यहाँ से इसको फिक्स किया रोटेशन के लिए, आप ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ये आपके फोर्स अप्लाई करने की कंडीशन है, आपने ऐसे फोर्स अप्लाई किया बेटा, तो अप्लाई कर रहे हो ना, तो इस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग हमारा क्या हो रहा है, ये रोटेट, देखो ये रोटेट हुआ, दिस इज रोटेशन हो रहा है ना, तो ये कंडीशन आपका हो गया, कहलाया हमारा क्या, टाक। ये क्या कहलाया आपका, क्या टाक अप्लाई किया हमने, फोर्स अप्लाई किया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इनका जो प्रोडक्ट है वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है बेटा, टाक प्रोवाइड कर रहा है, क्या प्रोवाइड करेगा आपको, टाक प्रोवाइड कर रहा है। बट अगर कंडीशन आपकी कपुल की बात करते हैं, जब हम लोग कपुल की बात करते हैं ना, कपुल मतलब होता है क्या, हिंदी में कहते हैं युग्म, शायद जोड़ा, मतलब जब क्या पेयर ऑफ फोर्सेज अप्लाई होते हैं, जब पेयर ऑफ फोर्सेज अप्लाई होते हैं, अगर इनके बीच का सेपरेशन बेटा आर है, ठीक है, एक फोर्स आपने ऐसे लगाया, दूसरा फोर्स ऐसे, तब तो भी देखो ये रोटेट हो दिस। लेकिन अब एक्सिस ऑफ रोटेशन अब ये नहीं रहा, जैसे हमने इसको हैंग कर रखा है, हैंडल यहां से किया था, ऐसे फोर्स लगाया, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये था, उस कंडीशन में आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन बेटा ये था। लेकिन ठीक है, लेकिन अगर कंडीशन आपकी क्या बन रही है, इनको हमने क्या किया, ऐसे कर लिया, ठीक, अब एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो ये भी तभी रोटेट हो रहा है, बट अब आपका यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो गया बेटा, उस कंडीशन में आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। तो इसके बिहार पे हम लोग बात कर लेते हैं, क्या होगा कैसे होगा, वहां से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, उसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, क्या होगा कैसे होगा, वहां से हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं, क्लियर है। तो ये केस आपका होता है, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्या होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे होगा, वहां से उसके बेस पर डिटर्मिनेशन आपका हो जाता है, ठीक। चलिए देखते हैं, तब भी हमारा जो फार्मूला बनेगा, जैसे आप कहीं डायग्राम में बना के समझा लेते बेटा, मान लो ये केस आपका हो रहा है, ठीक है, ये सिचुएशन आपका है। तो यहाँ से जो आप रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो फोर्स हम मान लो इधर ऐसे एक लगाया, दूसरा ये लगा है, अब ये कपल का फॉर्मेशन करेंगे, मान लो ये एक्सिस है, सेंटर है, इसके करस्पॉन्डिंग फोर्स आपने एक इधर लगाया, यहाँ पे ध्यान रखना है, कपल जब आपका फॉर्म करेंगे ना, तो दोनों साइड से अप्लाई होने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, दोनों साइड से अप्लाई होने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उस कंडीशन में आपका इक्वल होता है, सेम होता है, तो वो उस केस में आपका कपल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। बट जब टाक की हम केवल बात करते हैं बेटा, ठीक है, जब टाक की बात करते हैं तो वहां पे सिंगल फोर्स भी हो सकता है, मल्टीपल फोर्स भी हो सकता है, बट कपल के लिए पेयर ऑफ फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस हो जाता है बेटा। तो यहाँ पे कंडीशन हो गया, मान लो यहाँ से दोनों के बीच का सेपरेशन हमारा आर है, दोनों के बीच का जो आपका क्या है पेयर ऑफ फोर्सेज है, इनके बीच का सेपरेशन आर है, ठीक है, ये आर है। हम यहाँ पे देखो एक ऊपर की तरफ इस पे फोर्स लग रहा है, ये दोनों फोर्स इक्वल है मैग्नीट्यूड में, बट लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। देखो ये कपल का फॉर्मेशन तभी करेंगे जब फोर्सेस के मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हो, बट क्या लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो,
यानी कि लाइन ऑफ एक्शन की वैल्यू अलग अलग हो, लाइन ऑफ एक्शन कैसा हो आपका बेटा, अलग अलग हो, लेकिन वहां पे क्या चीजें हो, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, फोर्स का मैग्नीट्यूड आपका बराबर है। अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया उस केस में बेटा अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल हो जाएंगे। जैसे ये हमने इधर से फोर्स लगाया, इधर से लगाया, दिख रहा है ना सबको, ये फोर्सेस हमने दोनों देखो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करें, इक्वल फोर्सेस। इस केस में ये कपल का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हमने दोनों साइड से पुश किया इसको, ठीक है, तब भी इस केस में ये कपल का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक, तो कपल का फॉर्मेशन तभी होता है जब दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट हो। जैसे हमने यहाँ लगाया, सपोज दैट ये ऐसे, अब ऐसे हम रोटेट कर रहे हैं, देखो इसको हमने एक फोर्स ऊपर दूसरा फोर्स नीचे, इसको ऊपर खींचा इसको नीचे, तब ये देखो रोटेशन हो रहा है। तो ये कंडीशन आपकी होती है किसके लिए, कि अगर कोई भी बॉडी आपको रोटेट करना है तो वहां पे कपल की जो रिक्वायरमेंट होती है उनका लाइन ऑफ एक्शन फोर्सेस का डिफरेंट होना चाहिए। अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया तो वहां रोटेशनल मोशन नहीं होगा, ठीक है, क्या ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन सेम है और अगर सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो वो ट्रांसलेट होंगे, क्या होंगे, वो ट्रांसलेट होंगे बट रोटेट नहीं होंगे। तो रोटेशन के लिए जो होता है वो लाइन ऑफ एक्शन हमारा मस्ट बी बेटा डिफरेंट हो। लाइन ऑफ एक्शन की जो वैल्यू होती है वो आपका नेसेसरीली कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ पे फोर्स लगाया, इसके बीच का सेपरेशन आपका आर है, तो यहाँ भी जब टार्क हम लिखेंगे ना तो टार्क इक्वल टू आर क्लास क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। टार्क के लिए यहाँ भी जो क्या कपल भी क्या करेगा, एक टार्क का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे भी जो वैल्यू आपकी हो रही है वो आर क्लास एफ के बराबर ही होगा। इसकी वैल्यू भी क्या होगी, आर क्लास एफ के क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं कैसे कंडीशन क्या बनेगी, उसके बेस पर आप दिखा देते हो। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। चलिए, तो ये तो होता है। अब बात आता है कपल और टार्क में थोड़ा सा एक डिफरेंसेस क्या था भाई। जैसे फार्मूला तो दोनों का सेम सेम आ रहा है बेटा, दोनों का फार्मूला टाउ इक्वल टू आर क्लास एफ लिखा, उसे आपने कपल भी कह लिया, उसी को आपने कहा क्या किया, ठीक है, टार्क भी कह लिया। तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है टार्क और किसमें, कपल के बीच में, कोई लोग सोचिए। लेकिन आप तो बोल भी नहीं सकते, प्रॉब्लम तो ये है, यही ऑनलाइन की कहानी है बेटा। चलो देखते हैं। देखो, जब हम लोग टार्क की बात करते हैं, जब हम लोग टार्क की बात करते हैं और जब कपल की बात करते हैं, दोनों का फार्मूला सेम मिल रहा है। लेकिन जब हम बोलते हैं कपल, ठीक, तो बोला जाता है जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, जो फोर्सेज अप्लाई करते हैं, ठीक है, फोर्सेज आर एक्सट्रीमली क्या होता है, कहाँ पे, बाहर से एक्सटर्नली आप अप्लाई कर रहे हो, बॉडी पे जो फोर्स है आप एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अप्लाई कहाँ से, अप्लाइड। और जब उस कंडीशन में हम इनकेस आप टार्क की बात करते हैं, टार्क की जब बात करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में एक्सटर्नली जो अप्लाइड फोर्स होता है अदर देन क्या, क्या ले लेंगे आपका, ठीक है, रिएक्शनली, मतलब जो रिएक्शन एक होता है ना, रिएक्शनरी फोर्स जो सेल्फ रिएक्शन से बनता है, तो उस केस में टार्क और फोर्स जो है एक्सटर्नली यहाँ अप्लाई कर, बट यहाँ पे जो होता है रिएक्शनरी फोर्स आपका होता है, जैसे हमने यहाँ पे किया, ये इसकी वजह से रोटेट हो रहा है। लेकिन जब कपल बनाएंगे ना तो कपल ये कंडीशन हुई, देखो एक इधर तो दूसरा इधर, यहाँ पे हमेशा इक्वल और अपोजिट की रिक्वायरमेंट होती है। टार्क के लिए सिंगल फोर्स भी टार्क अप्लाई करता है, लेकिन सिंगल फोर्स आपको कपल का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक हमारे पॉइंट्स होते हैं कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होगा बेटा, यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होगा वहां पे हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है, एक होता है बेटा ट्रांसलेटिव मोशन, दूसरा होता है रोटेटिव मोशन। हमने वैसे कंपेरिजन थोड़ा सा पहले बता दिया था ट्रांसलेटिव मोशन और रोटेटिव मोशन में। ट्रांसलेटिव मोशन क्या होगा, रोटेटिव मोशन क्या होगा, उन दोनों में हमारा थोड़ा सा बेसिक आपका डिफरेंस आपका पता चल जाता है क्या होता है, ठीक। तो देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है, अगर किसी बॉडी पे बेटा टार्क, ठीक है, या कह लो फोर्स की बात कर लें, अगर फोर्स लग रहा है, ठीक, इक्वल है एंड अलोंग सेम एक्सिस है, एक्सिस आपकी सेम है, ठीक है, यानी सेम लाइन उसे कह लेते हैं, सेम लाइन ऑफ एक्शन के बोल देते हैं, ठीक है, और फोर्स की वैल्यू इक्वल है, तो उस केस में आपका नेट फोर्स भी जीरो होगा, नेट टार्क भी जीरो होगा, नेट फोर्स और नेट टार्क दोनों जीरो आपका हो जाता है, ठीक है। तो कहा क्या जा रहा है कि अगर आपकी जो वैल्यू आ रही है, जो कंडीशन आपका आ रहा है, किसी भी बॉडी पे जो फोर्सेज हमारे इक्वल हैं और लाइन ऑफ एक्शन सेम है, फोर्सेज जो आपका अप्लाई हो रहा है वो इक्वल है और लाइन ऑफ एक्शन कैसा बेटा, सेम है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो किसका डेवलपमेंट करेंगे, एक क्या, जैसे मान लो ये है, हमने अब यहाँ पे इसी में हम दिखा लेते बेटा, क्योंकि अब ऐसे ये है, मान लो हमने दोनों साइड से ऐसे फोर्स लगाया बेटा, ऐसे फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब दोनों साइड से इक्वल फोर्सेज लग रहे हैं, तो ना तो बेटा इस पे नेट फोर्स भी जीरो हो गया और नेट टार्क की वैल्यू भी जीरो हो गई, कोई टार्क भी वो डेवलप नहीं कर रहा है, फोर्स की वैल्यू भी जीरो है। तो ये कंडीशन आपका होता है, यानी बॉडी जो होता है रिमेन्स स्टेशनरी रहेगा, पहले रुका है तो बाद में भी रुका ही रहेगा, मतलब जो इनिशियल उसकी कंडीशन होगी
वो आपकी मेंटेन होती है। ठीक, एक हम बात कर लेते हैं बेटा दूसरा, अगर दो बॉडी पे फोर्सेस जो हैं वो एक ही लाइन ऑफ एक्शन दोनों बराबर है, ठीक है, चाहे इसको जैसे वाला ऐसे ले लेते हैं, हम खींचें चाहे दोनों को प्रेस करें, लाइन ऑफ एक्शन सेम है बट फोर्स की वैल्यू अलग अलग हो गई, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग हुई। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बेटा, कंडीशन जो बनता है उस पर क्वेश्चन आपको पुटअप किए जाते हैं। जैसे कहा गया अगर किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स की वैल्यू जीरो है, तो उस कंडीशन में टार्क का वो फॉर्मेशन करेगा या नहीं करेगा। तो हमारी सिचुएशन से अलग अलग बन रही है, कैसे देखो, जैसे बोला गया अगर हमने इसी बॉडी को, या हम डस्टर ले ले, थोड़ा बड़ा रहेगा तो दिखेगा आपको, ये है ना बेटा, थोड़ा बड़ा है आपको दिखाई पड़ेगा, इस पे हमने दोनों साइड से, एक सेकंड, इस पे क्या लिया, दोनों साइड से हमने फोर्सेज अप्लाई किया, इक्वल फोर्स सेम लाइन ऑफ एक्शन, इक्वल फोर्स है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो यहाँ पे नेट फोर्स भी जीरो, नेट टार्क की भी वैल्यू जीरो, फोर्स भी जीरो, टार्क की वैल्यू भी जीरो हो गई। दूसरा कंडीशन, हमने इसी बॉडी पे इधर से फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया, दोनों फोर्सेज अनइक्वल हैं, देखो ये एक फोर्स इधर से है, दूसरा फोर्स इधर से, दोनों फोर्सेज हमारे अनइक्वल हैं। अगर दोनों फोर्सेज बेटा आपका अनइक्वल है, दोनों फोर्सेज कैसे हैं आपके, अनइक्वल हैं, बराबर नहीं है, दोनों फोर्सेज आपके कैसे हैं, अनइक्वल हैं, दैट मीन्स वो बराबर नहीं है। ऐसे कंडीशन में, अनइक्वल है, बराबर नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, देखो ऐसे सिचुएशन में हमारा क्या होता है, हमारा बॉडी मूव कर रहा है, लेकिन चूंकि लाइन ऑफ एक्शन दोनों का सेम था, तो बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव करेगी, बॉडी क्या करेगी आपकी, सेम डायरेक्शन में आपकी क्या करती है, मूव करती है। तो ये कंडीशन आपका होता है। यहाँ पे नेट फोर्स है, नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो, बट टार्क की वैल्यू क्या, अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम है बेटा, चाहे जितना फोर्स आप लगा लो, कभी भी वो टार्क का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, टार्क का डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तो टार्क की वैल्यू जीरो हो जाएगी। मतलब बॉडी जो होगा वो ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, बट रोटेशनल मोशन वहां पे नहीं होगा। पॉइंट क्लियर हुआ। जैसे हमने इसको लगाया, मान लो इधर से 20 न्यूटन, इधर से 10 न्यूटन, तो बॉडी तो इधर जाएगी ना, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो क्या होगी, सीधी सीधी जाएगी, मतलब वो सीधा ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, रोटेट नहीं होगा। ठीक, ये कंडीशन आपकी हो गई। तीसरा केस होता है, यही बॉडी हमारी है, सेम बॉडी है, हमने अब की बात देखो लाइन ऑफ एक्शन बदल दिया, लाइन ऑफ एक्शन मतलब इधर फोर्स ये, इधर फोर्स ये, तो लाइन ऑफ एक्शन हमारा दोनों बदल गया, लाइन ऑफ एक्शन की वैल्यू क्या हो गई आपकी, बदल गई, चेंज हो गई, लाइन ऑफ एक्शन हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। जब लाइन ऑफ एक्शन सेम हो चेंज हो जाता है, अगर लाइन ऑफ एक्शन की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो कंडीशन क्या बनेगा, देखो यहाँ पे ये फोर्स ऐसे लगाया, ये फोर्स ऐसे लगाया, मतलब ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ। अगर समेशन एफ की बात करो, दोनों फोर्सेज बराबर हैं, दोनों साइड से लगने वाला फोर्स की वैल्यू हमारी कैसी है, बराबर है। अगर बेटा दोनों साइड से फोर्स की वैल्यू आपकी बराबर बराबर है, दोनों साइड से क्या हो रहा है, फोर्स की वैल्यू आपकी बराबर बराबर है, ठीक है, तो उस कंडीशन में नेट फोर्स की वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी। उस कंडीशन में नेट फोर्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। रिजल्टेंट फोर्स जो होगा, चूंकि फोर्स जो है, ठीक है, वो हमारा क्या है, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेट फोर्स की वैल्यू आपकी क्या हो गई, जीरो। लेकिन अब की बार टार्क की वैल्यू जीरो नहीं होगी, क्यों, क्योंकि बेटा ये कपल का फॉर्मेशन कर लेगा ना, एक ऐसे लगाया, एक ऐसे लगाया, तो जब हम समेशन एफ कहते हैं, तब तो फोर्स की वैल्यू भाई एक इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है, ठीक है, दोनों के बीच क्या 180 एंगल हो गया, फोर्स की वैल्यू बराबर लगाया था, तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया। लेकिन यहाँ नेट फोर्स जीरो होने के बावजूद भी नेट टार्क की वैल्यू जीरो नहीं है, क्योंकि ये दोनों, ध्यान देना, ये दोनों देखो बेटा, यहाँ पे ये कंडीशन इधर लगाया कि इधर लगाया, ये दोनों रोटेट कर रहे हैं, रोटेट मतलब टार्क डेवलप हो रहा है, ये सबसे क्रूशियल पॉइंट बनता है, ठीक है, कि फोर्स जीरो है बट टार्क का डेवलपमेंट हो रहा है, दिमाग में ऐसा आता नहीं है। ठीक, रीजन क्या है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ, तो आप बोलोगे एफ की वैल्यू जीरो, तो टार्क कैसे डेवलप करेगा, टार्क यहाँ डेवलपमेंट होता है ड्यू टू कपल फॉर्मेशन, इसकी वजह से कपल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, फोर्स की वैल्यू बराबर है, और फोर्स की वैल्यू बराबर है, अपोजिट है, तो नेट फोर्स तो जीरो होगा रिजल्टेंट जब हम बात करेंगे, लेकिन टार्क की वैल्यू क्या हो गई, नॉट जीरो हो गया। तो हम बोलते हैं यहाँ पे रोटेशन होता है, बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी, ट्रांसलेट नहीं करेगी। इस केस में केवल और केवल रोटेशन होता है, ट्रांसलेशन नहीं होता है। जैसे पहिया की गाड़ी की होती है ना, अपनी व्हील जो होती है, अगर ऊपर वाला एक साइड से ऐसे करो तो अपनी एक्सिस पे रोटेट करेगा, वो रोटेट करेगा, बट ट्रांसलेट यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ट्रांसलेट होने के लिए वहां पे हमारा अनइक्वल फोर्सेज होनी चाहिए, तब कंडीशन हमारी क्या होगी, ट्रांसलेशन की भी बनेगी। ठीक है, तो ये केस आपका होता है, कैसे होगा, क्या होगा। नेक्स्ट कंडीशन हम लोग लेते हैं इसी का बेटा, अभी भी हम लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हमारा, लेकिन फोर्सेस की वैल्यू भी डिफरेंट हो गई। मान लो इधर से 30 न्यूटन, इधर से 20 न्यूटन, इधर से 30 लगाया, इधर से बेटा 20 लगाया, तो एक साइड से 30 न्यूटन अप्लाई कर रहे हो, दूसरे साइड से आप 20 न्यूटन अप्लाई कर रहे हो, रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आपकी आएगी क्या, 10 न्यूटन आएगी, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। बट
लाइन ऑफ एक्शन बेटा डिफरेंट है, हमारा इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो ये कपल का फॉर्मेशन करेंगे और बॉडी इस तरह से आपके रोटेट करने लगेगी। तो कंडीशन यानी कि रोटेशन होगा, और फोर्सेज जब अनइक्वल होते हैं तो ट्रांसलेशन भी होगा। ये हम पॉइंट इसीलिए समझा रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग मोशन स्टडी करेंगे, रोटेटरी मोशन, ट्रांसलेटिव मतलब प्योरली ट्रांसलेशन, प्योरली रोटेशन, बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, तो अलग अलग कंडीशन हम लोग स्टडी करेंगे, इसीलिए इसके इंडिविजुअली हम पहले समझा दे रहे हैं बेटा। ठीक है, तो ध्यान से समझ लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक, तो इसे बताएं, सुन लो। हमने ये बॉडी लिया, जल्दी से एक बार रिपीट कर रहे हैं, अगर नहीं ध्यान से पहले समझा तो समझ लीजिए, क्योंकि आगे इसी के बेस पे हम पूरा चैप्टर भर एक्सप्लेन करेंगे बार बार। ठीक, अगर इस पे हमने बॉडी लगाया, ये बॉडी कोई है, इस पे हमने फोर्स लगाया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्सेज अप्लाई कर रहे हैं बेटा। इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन मतलब जिस एक्सिस पे वो काम कर रहा है, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन भी दोनों का कैसा है, सेम है, वैल्यू भी बराबर है, तो नेट फोर्स की वैल्यू जीरो हो गई। और ये जब नेट फोर्स की वैल्यू जीरो है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो टार्क की वैल्यू भी जीरो होगी। मतलब यहाँ पे ना तो टार्क मिलेगा आपको, ना तो फोर्स मिलेगा। ठीक है, समेशन एफ भी जीरो, समेशन टाउ की वैल्यू भी हमारे क्या आ गए, जीरो आ गई। क्लियर है इतना बेटा। दूसरा केस हमने लिया, बॉडी यही है हमारी, बॉडी हमारी यही है, हमने क्या किया कि इस पे फोर्स मान लो इधर से ज्यादा लगाया, F1 मान लो हमारा 50 न्यूटन, इधर से F2 मान लो हमने 20 न्यूटन, इधर 50 इधर 20, ध्यान रखना लेकिन लाइन ऑफ एक्शन सेम, लाइन ऑफ एक्शन सेम। अब लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया, इधर से 50 इधर से 20, तो भाई अगर इधर फोर्स ज्यादा है तो बॉडी इधर जाएगी ना, लेकिन एक्शन सेम है तो इसलिए सीधी रेखा पे जाएगी, यानी कि स्ट्रेट पाथ में मूव करेगी, तो प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन होगा, रोटेशन नहीं होगा। और यहाँ समेशन एफ की वैल्यू जीरो नहीं होगी, समेशन एफ जीरो नहीं है, लेकिन टाउ की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, क्योंकि वहां पे दोनों के जो फोर्सेज अप्लाई कर रहे हैं उनका जो लाइन ऑफ एक्शन सेम है, यानी कि उनके बीच परपेंडिकुलर जो आपका क्या डिस्टेंसेज है उसकी वैल्यू जीरो है। परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज जो है उसकी वैल्यू क्या है आपकी, जीरो है, तो उसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट केस, अगला कंडीशन, आपका फोर्स यहाँ भी अप्लाई किया बेटा, इधर से भी फोर्स अप्लाई किया, इधर से भी फोर्स अप्लाई किया, दोनों साइड से हमने क्या किया, फोर्सेज अप्लाई किया, इस साइड से भी बेटा, इस साइड से भी, दोनों साइड से हमने फोर्सेज अप्लाई किया। जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, अब की बात देखो, लाइन ऑफ एक्शन ऐसे, हमने इसको इधर लगाया, इसको इधर, तो ये रोटेट हो जा रहा है ना, देखो ये रोटेट हो रहा है, रोटेट हो जा रहा है, मतलब रोटेशन तभी होगा जब टार्क का डेवलपमेंट होगा, तो दैट मीन्स यहाँ पे एक टार्क का डेवलप हुआ बेटा। क्या हुआ, टार्क का डेवलपमेंट, क्योंकि ये जो कपल ऑफ फोर्सेज है ना, ये टार्क का डेवलपमेंट किया, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट था, लेकिन चूंकि फोर्सेज बराबर थे तो नेट फोर्स की वैल्यू जीरो, नेट फोर्स जीरो, बट नेट टार्क की वैल्यू क्या है आपको मिलेगी। और जब बॉडी में नेट फोर्स जीरो हो और टार्क की वैल्यू मिल रही हो तो बॉडी प्योरली रोटेशन करता है, पॉइंट ध्यान रखेंगे, अगर टार्क है फोर्स जीरो है तो प्योरली रोटेशन, फोर्स और टार्क दोनों जीरो है तो ना इधर रोटेशन ना ट्रांसलेशन, कुछ नहीं होगा, ना तो ट्रांसलेट करेगी ना तो रोटेट करेगी, हमेशा क्लियर कंडीशन में बनी रहेगी, स्ट्रेस नहीं रहेगी बॉडी। तीसरा केस हमने ले लिया, चौथा केस ले लिया कि बेटा फोर्सेस हमारे अलग अलग हैं, वैल्यू अलग अलग है, इधर हमने जैसे 50 लिया तो 50 ले लो, 50 लिया, इधर से 20 लिया, यानी 50 और 20 न्यूटन इधर अप्लाई किया, लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है, तो ये बड़े आसानी से रोटेट करेगा ऐसे, और रोटेट करेगा, ठीक है, और चूंकि फोर्सेस डिफरेंट हैं तो उस कंडीशन में नेट फोर्स की वैल्यू भी मिलेगी, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू भी मिलेगी, जीरो नहीं होगी, तो फोर्स भी मिलेगा और लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है तो टॉर्क की वैल्यू भी हमें यहाँ मिलेगी, टाउ भी मिलेगा और फोर्स भी मिलेगा। ठीक है, तो दोनों चीजें मिलेंगी, और दोनों चीजें जब भी मिलेंगी तब उस कंडीशन में बेटा बॉडी ट्रांसलेट भी होगी और रोटेट भी होगी, तो बॉडी इज अंडर रोटेशन एंड ट्रांसलेशन बोथ, बॉडी इज अंडर ट्रांसलेशन एंड रोटेशन बोथ, तो ट्रांसलेट भी होती है बॉडी और रोटेट भी होती है, तो इसके बेस पे हम लोग दिखा देते हैं क्या होगा कैसे होगा, वहां से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। ठीक है, क्लियर है, तो ये चीजें आपकी होती है, यहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है बेटा, क्या ट्रांसलेशन होगा, क्या रोटेशन होगा, कैसे होगा, वहां से आप लोग दिखा लेते हैं। क्लियर है, चलिए, तो ये तो केस आपका हो गया बेटा, क्या होता है टार्क और कपल वगैरह में क्या डिफरेंस, ट्रांसलेटिंग मोशन कब होगा, रोटेटिंग मोशन कब होगा, तो उसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख लिया। ठीक, एक टर्म आता है बेटा, जैसे हम लोग लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, P इक्वल टू एम बी, जब हम लोग वहां फोर्स पढ़ रहे थे वहां पे मोमेंटम पढ़ा था, तो P इक्वल टू पढ़ा था M इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता था उसे हम लोग कहते थे लीनियर मोमेंटम। ठीक, ऐसे ही हमारा यहाँ पे होता है बेटा क्या, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज क्या, एंगुलर मोमेंटम। तो देखो कैसे करते हैं,
ये समझ गया सारी चीजें बेटा? हम लोग बात कर रहे थे बेटा एंगुलर मोमेंटम की। किसकी बात कर रहे थे? एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो देखो कंडीशन क्या बन रहा है आपका जब हम लोग बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम का। तो कहते हैं बेटा मोमेंट ऑफ क्या? लीनियर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये होता है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज क्या कहलाएगा बेटा? एंगुलर मोमेंटम कहलाता है, ठीक। इस कंडीशन में देखो कंडीशन क्या हो रहा है, ठीक है। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। अब कैसे हम लोग दिखाएंगे बेटा? जो एंगुलर मोमेंटम होगा क्या होगा, कितना होगा, कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको जरा सा हम लोग देख लेते बेटा। जो एंगुलर मोमेंटम होता है, जैसे लीनियर मोमेंटम को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी इक्वल टू एम बी लिखते थे। यहाँ पे बेटा लीनियर मोमेंट एंगुलर मोमेंटम को हम लोग एल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो एल की जो वैल्यू होती है ना, एल इक्वल टू आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू क्या? लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ये प्रोडक्ट आपका होता है। वेक्टर आपका क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। तो उसके बेस पे हम लोग दिखा देते हैं। ये कंडीशन आपका हो गया एल इक्वल टू आर क्रॉस पी। आर क्रॉस क्या हो गया? पी हो गया। तो वेक्टर प्रोडक्ट है बेटा, तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो आर पी क्या हो जाएगा? साइन थीटा। एक यूनिट वेक्टर लगा देंगे, ठीक। तो ये कंडीशन आपका होता है। यहां से हम दिखा देते हैं क्या होगा, कैसे होगा। अब यूनिट अगर आप लिखना चाहते हो बेटा, आर आपका डिस्टेंस हो गया। लीनियर मोमेंटम होता था, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। तो वहां पे जब लेते थे केजी मीटर पर सेकेंड लेते थे, और फिर मीटर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा क्या बेटा? यूनिट लिखेंगे, एसआई यूनिट लेते हैं हम बेटा बेसिकली। यहाँ पे एसआई यूनिट हो जाएगा तो केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेकेंड के पावर -1। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर क्या हो गया? पर सेकेंड। तो इसे हम लोग क्या कह देते हैं? कौन सा? एसआई यूनिट कहलाता है। दिस इज द एसआई यूनिट। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड जो होता है, ये एसआई यूनिट हो गया हमारा एंगुलर क्या इसका? मोमेंटम का। अब डायमेंशन अगर आप लिखते हो बेटा, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन अगर आपकी बात करते हैं तो डायमेंशन आपका जब बनेगा, देखो केजी को डायमेंशन, मीटर को एल तो स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर टी के पावर माइनस क्या? 1। तो डायमेंशन हो एम एल स्क्वायर टी के पावर -1, ठीक है। तो ये चीजें आपके किसी भी फार्मूले का आपका वैल्यू जो भी दिया गया है आप रख दीजिए वहां पे, जो कि जिस क्वांटिटी से मिलकर बना है वहां से डायमेंशन फार्मूला हमारा क्या होता है? मिल जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो केस आपका होता है। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। जब भी आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, वहां पे जो लीनियर और जो वहां पे क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका एक्सेस से है क्या करेंगे, और आर क्रॉस पी करेंगे, नॉट पी क्रॉस आर। नहीं तो वैल्यू तो मिल जाएगी बट डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आर क्रॉस पी रख के हम लोग क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं या डिफाइन करते हैं, फाइंड करते हैं। तो इसके बेस पे आपका यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, क्या होगा कैसे होगा, उसके बेस पे आप यहाँ से दिखा लेते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये चीजें आपकी हो गई यहाँ पे। इसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे। अब वेक्टर प्रोडक्ट करना तो एटलीस्ट सबको आता ही होगा। आई जे के टर्म में हम लोग क्या, अगर मान लो कोई एक्स वाई जेड के टर्म में दिया गया है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस करस्पॉन्डिंग हम लोग लिखते हैं आई से, वाई एक्सिस करस्पॉन्डिंग को जे से लिखते हैं, और जेड एक्सिस करस्पॉन्डिंग को कैसे लिखते हैं? के से लिखते हैं। तो इसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट, इसके बेस पे हमारा क्या होता है? यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता होगा, वहां से आप दिखा देते हो।
तो लोग वहाँ पे बात किया एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर वहाँ पे मल्टीपल आप क्या होता है क्या वहाँ मोमेंट अप्लाई किया, यानी एंगुलर मोमेंटम आपका जो सिस्टम पे अगर तो रिजल्टेंट जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो भी सभी के वेक्टर सम के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सभी जो कंपोनेंट होंगे, मान सपोज दैट कोई बॉडी है, एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का आपका क्या हो गया, डिफरेंट पॉजिटिव पार्टिकल्स जो अलग अलग पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, उनके अलग अलग अगर एंगुलर मोमेंटम आपको दिए गए हैं, तो टोटल जो बॉडी का एंगुलर मोमेंटम होगा वो सभी के वेक्टर सम के बराबर होगा। तो ध्यान रखेंगे जहां भी क्वांटिटी हमारी वेक्टर होती है वहां पे हम लोग वेक्टर सम ही करते हैं, ठीक है। वहां पे अलजेब्रिक सम मत करिएगा, ठीक। मतलब वेक्टर सम कहने का मतलब विथ डायरेक्शन आप उसको ऐड करेंगे, अलजेब्रिक सम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके बेस हम दिखा देते बेटा क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। और दूसरी चीज होता है, अगर मान लिया जाए, अगर सपोज कर दिया, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू होती है, जैसे आपने कहा आर क्रॉस पी और पी इक्वल टू होता है एम बी बेटा, तो अगर पोजीशन वैल्यू, जिसके मास तो आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर हम इसको एम बी और आर के टर्म में लिया जाए, इसी क्वेश्चन को एम बी और किसके टर्म में आप रिप्रेजेंट करिए, आर के टर्म में जब रिप्रेजेंट करते बेटा, तो उस कंडीशन में हमारा कैसे बनेगा, देखो एल की वैल्यू दूसरा हम लिख सकते हैं आर करके, एल की जो वैल्यू होता है, चूंकि हम लोगों ने कहा आर क्रॉस क्या है बेटा, पी है, तो इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि पी इक्वल टू एम बी होता है, पी इक्वल टू एम इंटू क्या होता है, बी होता है। तो इसको रिकन्वर्ट हम कर लेते हैं, एम तो क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गई, वो बाहर हो गई, तो आर और यानी कि पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी का जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसका मास के साथ हम रिप्रेजेंट करके यहाँ से निकालते हैं। तो इसी को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एम ब्रैकेट में वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर क्या वी, ये कंडीशन हो गया। एम ब्रैकेट में वेक्टर आर क्रॉस क्या हो गया, वेक्टर बी। तो वेक्टर तो क्वांटिटी हमारी यही है ना, जैसे हम आर क्रॉस पी, पी इक्वल टू एम बी, एम तो कॉन्स्ट क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी, उसे हमने बाहर कर लिया, तो आर क्रॉस बी हो गया। और यहाँ से जब वेक्टर प्रोडक्ट हम करते हैं तो एंगल के टर्म में लेंगे तो यही हो जाएगा एम। अब देखो जब एंगल के टर्म में लेंगे, चाहे आर को पहले लिखो चाहे बी को पहले लिखो, उससे फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर आगे हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे, चूंकि आप इसी का में पढ़े होंगे एम बी आर साइन थीटा, ठीक है, एम बी आर साइन थीटा के टर्म में यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं बेटा, क्या होगा कैसे होगा, वहां से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। तो यल की जो वैल्यू हो गई वो एम बी आर साइन थीटा के क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। एम बी आर साइन थीटा के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, कैसा होगा क्या होगा वहां से दिखा लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए बेटा, तो ये तो केस आपका हो गया, क्या होगा यहाँ से एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी होगी कैसे आप निकालेंगे, ठीक है। वहां से आप जो भी क्वेश्चंस रहेगा इसके बेस पे पुट करके आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस पे बेटा न्यूमेरिकल भी आपको पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। अब एक चीज और होता है, अगर कोई सर्कुलर मोशन बॉडी कर रही है, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है, तब उस केस में एंगुलर मोमेंटम तो एक तो हम एम बी आर से भी फाइंड कर सकते हैं, और दूसरा होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है हम लोग का बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में भी हम क्या करते हैं, एंगुलर मोमेंटम के लिए फार्मूला हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन होता है इन केस ऑफ क्या, सर्कुलर मोशन, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, यही हम लिख लेते हैं बेटा, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, अगर बॉडी आपकी सर्कुलर मोशन कर रही है, इन केस आप क्या हो गया आपका सर्कुलर मोशन, अगर बॉडी आपकी सर्कुलर मोशन कर रही है तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में लिख लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम को किसी टर्म में लिख लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में लिख लेते हैं। तो देखो हमने लिखा फार्मूला एल इक्वल टू एम बी आर, क्योंकि जब एम बी आर हमेशा जब सर्कुलर मोशन करेगा ना, तो वहां पे जो वेलोसिटी वेक्टर है और जो रेडियल वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू साइन 90 हो गई, जब साइन 90 हो गया तो हमेशा वैल्यू क्या रहेगा आपका, वहां पे 1 हो जाएगा। तो उस केस में एल की वैल्यू जो होती है, एल इक्वल टू लिखते हैं हम लोग क्या, एम बी आर साइन कितना 90 हो जाएगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो उस केस में जो हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, वेलोसिटी है और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा 90 होता है बेटा। तो यहाँ थीटा की वैल्यू, या हम ऐसे लिख लेते हैं एम बी आर साइन थीटा, यहाँ पे लिखेंगे थीटा इक्वल टू कितना 90 डिग्री। ये सर्कुलर मोशन की बात हम लोग कर रहे हैं, ध्यान रखना है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। तो एम बी आर की वैल्यू हो गई कितनी, अब यहाँ पे तो रिलेटिव वैल्यू हो गया एम बी इंटू आर, ये सिचुएशन हमने बना लिया एम बी आर। और देखो बी इक्वल टू आप पढ़े होंगे आर इंटू ओमेगा, बी इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू ओमेगा, फार्मूला तो पढ़ा है ना। तो बी इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो एम
आर इंटू ओमेगा इंटू आर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इसी को हम लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा लिख सकते हैं ना, अरे आर इंटू आर दो बार हो गया, तो इसी को लिख सकते हैं आप एल इक्वल टू बेटा एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। और किसी भी बॉडी के लिए हम लोग जब जनरल एक पार्टिकल सिस्टम ऐसे बिहेव करता था, उस कंडीशन में हम लोगों ने क्या लिखा था, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, जनरल फार्मूला जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लिखा था, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर लिखा था बेटा। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आई आप लिख सकते हो, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, आई लिख सकते हैं। ये वैल्यू एल इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू कितना, ओमेगा। यहाँ पे आई इक्वल टू लिख लेना, सिंस आई एम आर स्क्वायर जनरल फार्मूला जो हम लोग लिख लेते हैं, ठीक। तो ये केस आपका हो गया, ओमेगा यहाँ आई जो है ये मोमेंट ऑफ क्या है, इनर्शिया है बेटा। आई को हम लोग यहाँ पे क्या बोले, दिस इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है, ठीक। और ओमेगा जो होता है ये बेटा एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है, ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा हो गया बेटा आपका एंगुलर वेलोसिटी, और आई हो गया हमारा मोमेंट ऑफ क्या, इनर्शिया। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो इसके बेस पे हम लोग यहाँ से बेटा डिटरमाइन कर लेते हैं क्या होगा कैसे होगा, रिप्रेजेंटेशन आपका हो जाता है, ठीक। तो अब इसको कंपेयर आप कर लो किससे, P इक्वल टू एम बी से, लीनियर मोमेंटम कहते हैं मास इनटू वेलोसिटी, यहाँ पे होगा एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। कंपेरिजन हो गया ना, तो एंगुलर वेलोसिटी जो होता है और मोमेंटम यानी कि जो आपका क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनका एक टर्म में हम इसके टर्म में भी इसको हम डिस्क्राइब कर लेते हैं बेटा। तो फार्मूले में जो भी रहेगा, जैसा भी इंफॉर्मेशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग वहां से डिटरमाइन करते हैं क्या होगा कैसे होगा, वहां से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक। चलिए इतना हो गया बेटा, एक पॉइंट और हम लोग कर लेते हैं, फिर उसके बाद कल से ठीक है आगे कंडीशन करेंगे। आता है बेटा जैसे हम लोग वहां पे पढ़ा था लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ऐसे यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है। सेम उसी पैटर्न पे हम लोग यहाँ पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं बेटा, फिर बाकी कल करेंगे। अब इस पे कुछ कल क्वेश्चन भी करा देंगे बेटा, ठीक है। चलिए देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो ये केस आपका हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या हो गया बेटा, एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हम लोग बात करते हैं किसका, एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है। तो जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की हम लोग बात करेंगे, तो देखो वहां पे क्या होता था, सुन लो जरा सा कंपेयर कर लेते हैं। जब हम लोगों ने पढ़ा था बेटा किसमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो वहां बोला था इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी देन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व, ठीक। मतलब अगर किसी बॉडी पे कोई बाहर से बल नहीं लगाते तो उसका लीनियर मोमेंटम की वैल्यू हमेशा कंजर्व होती है। सेम कंडीशन यहाँ पे, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड ऑन द बॉडी देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व। मतलब अगर कोई बाहर से हम टॉर्क नहीं अप्लाई करते हैं तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हमेशा क्या होती है, हमारी कंजर्व रहती है। दूसरा कंडीशन आपका होता है जिसे न्यूटन सेकंड लॉ वहां पे पढ़ते थे, एफ इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। ऐसे ही यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशन जब पढ़ते हैं तो टाक होता है टाउ इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी कह लेते हैं। तो देखो कंडीशन क्या होगा बेटा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ रोटेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ करने बेटा, वो ट्रांसलेशन के लिए होता था क्या, एफ इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। यहाँ एल इक्वल टू होते हैं, सॉरी वहां पे लिखा था हम लोगों ने एफ की जो वैल्यू होती है तो डी पी अपॉन डी टी, तो यहाँ पे टाउ कर लो, टाउ इक्वल टू कर लो डी एल अपॉन डी टी। डी एल बाई क्या हुआ, टाक, जैसे वहां पे फोर्स होता था यहाँ पे टाक हो गया था, टाउ इक्वल टू हो गया बेटा डी एल अपॉन डी टी। बोला जाता है ठीक, इफ नेट एक्सटर्नल टाक विल बी जीरो, अगर नेट एक्सटर्नल टाक की वैल्यू क्या होगा पार्टिकल सिस्टम पे जीरो हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो बोलते हैं इफ नेट ऑन बॉडी या पार्टिकल सिस्टम जो भी कर लो, ठीक है, इज जीरो
इस क्या हो, जीरो। अगर नेट टाक की वैल्यू बेटा जीरो हो जाएगा तो ये फैक्टर जीरो होगा, तो आपका लिखेंगे क्या, डीएल अपान डीएल बाई डी टी की जो वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी, या एल की जो वैल्यू होगी बेटा ये हमारी क्या हो जाएगी, किसी भी क्वांटिटी का अगर डिफरेंशियल बेटा जीरो होता है तो क्वांटिटी होती है, तो क्वांटिटी हमारी क्या होती है बेटा, कांस्टेंट होती है। तो यहाँ तो बोला जाता है नो एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, द रिजल्टेंट टॉर्क ऑन द बॉडी विल जीरो। तो रिजल्टेंट टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, हमने जीरो ले लिया तो उस केस में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम उसकी वैल्यू जीरो, यानी कि वैल्यू हमारी जीरो हो गई। या मान लो मल्टीपल अगर हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, वेक्टर L1 प्लस वेक्टर L प्लस वेक्टर L3 प्लस डॉट डॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। लेकिन कब, जब कोई एक्सटर्नल टॉर्क हम वहां पे अप्लाई नहीं, ये कंडीशन हमारी बनती है, ठीक। और जो कि बेटा एल इक्वल टू आई इंटू ओमेगा होता है ना, एल इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, और एल की वैल्यू हमारी क्या हो गया, एल इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक। तो L1 की जो वैल्यू होगी, मान लो L1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L2 आई वन ओमेगा वन की जो वैल्यू होगी वो आई टू ओमेगा टू के बराबर हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। सारे बॉडी विल बी ऑलवेज क्या क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड ऑन इट। तो उस कंडीशन में चलो हमारा वहां पे हमेशा क्या रहेगा, वहां पे अमाउंट इक्वल टू इनटू करते थे, ऐसे आई इक्वल टू ओमेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू क्या, एंगुलर वेलोसिटी, इनका प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट। तो इतनी बात समझ में आ गई बेटा। अब इस पे क्या करेंगे, आप एप्लीकेशन कर डालिएगा, बाकी रिमेनिंग जो चीजें हैं इस पे कुछ क्वेश्चन क्या एप्लीकेशन लेकिन उसका ज्यादा करिए, क्योंकि अब बस चीजें जैसे क्लासरूम में जब आप होते तो अलग फैक्टर होता है, ऐसे सारी चीजें जो है कि हर लिए तो कल देखते हैं, ठीक है।